और पर्दे के पीछे जुडिशरी कैसे काम करती थी, इसके बारे में अब हम लोग जो ज़्यादातर चीज़ें जानते हैं वो जुडिशरी के लोगों ने ही हमें बताई है। अब हमें पता है कि वो अंकल जजेस सिंड्रोम क्या है, जुडिशरी के अंदर के करप्शन क्या है, और इन सब के लिए अब हमको एविडेंस कहीं बाहर से नहीं लाना है। जजेज ने ही एक दूसरे के बारे में अब पर्याप्त बोल दिया है और बहुत सारी चीज़ें उनके जरिए हम लोग अब जानने लगे हैं। ये जुडिशरी अपने दायित्वों को नहीं पूरा कर रही है। हमें मालूम है कि जिस तरह से तारीखें लगती हैं, जिस तरह से बेंच बनते हैं, और इसके बारे में हमें कहाँ से पता चला। जैसे कि अब 4 जजेस खड़े होकर अपने घर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बताते हैं कि अरुण मिश्रा की बेंच में सारे इंपॉर्टेंट मामले दिए जा रहे हैं और खास तरह से फैसले लिखे जा रहे हैं। तो इस तरह से जुडिशरी काम कर रही है और इसके बारे में जो बात कर रहे हैं वो जजेस ही कर रहे हैं। 4 जजेस खड़े होकर कह रहे हैं कि इस तरह के केसेस एक खास बेंच को दिया जा रहा है और जजमेंट हो रहे हैं। तो आप मैं थोड़ा और खुल के बात करता हूं ताकि उसको समझा जा सके। जैसे यू ललित जो हैं वो क्रिमिनल लॉयर के रूप में दिल्ली का हर लॉयर जानता है कि वो क्रिमिनल केसेस के लॉयर हैं। अब यू ललित की बेंच SC/ST एक्ट में खास तरह का फैसला देती है, जिससे हमें पता चलता है कि वो खास माइंडसेट से हैं और सुप्रीम कोर्ट की सीनियर एडवोकेट सिर्फ उम्र बड़ा होने से नहीं होता है, वो जजेज बनाते हैं। क्यों साहब? इसी तरह से ना, तो सुप्रीम कोर्ट में जो सीनियर एडवोकेट हैं वो एक डेजिग्नेटेड पोस्ट है और उनको खास तरह के अधिकार दिए गए हैं। अब जब ये जजमेंट आता है SC/ST एक्ट का, तो इंदिरा जयसिंह जो सीनियर एडवोकेट हैं वो एक ट्वीट करती हैं कि सवर्ण जजों ने मिलकर SC/ST के खिलाफ एक फैसला लिख दिया। अब ये जुडिशरी पे बहुत बड़ा आरोप है और एक सीनियर एडवोकेट इस आरोप को लगा रही हैं। इस ट्वीट के बाद बहुत बड़ा हंगामा मचता है, अखबारों में खबरें छपती है, चैनलों में खबरें चलती हैं। इसके बाद जब अगली बार उस पर रिव्यू पिटीशन आता है तो जो एमाइकस हैं उस मामले में मिस्टर शरण, वो उस दिन मैं कोर्ट रूम में था, वो कहते हैं कि कोर्ट का बहुत बड़ा अपमान हो गया है और एक सीनियर एडवोकेट जो इस केस में वो वकील भी है, वो कह रही है आप पर जातिवाद का आरोप लगा रही है, कृपया इसकी आप सुनवाई करें और इनको दंडित करें। अब दोनों जजेस गोयल एंड ललित इस बारे में उनको मालूम है कि इस बारे में अगर बोलेंगे तो मामला बढ़ जाएगा, तो वो इसकी सुनवाई नहीं करते हैं। तो आप ये देखिए कि मतलब एक सीनियर एडवोकेट कह रहा है कि आप कास्टिस्ट हैं और कास्टिस्ट माइंडसेट से आपने ये जजमेंट लिखा है। इतने बड़े एलिगेशन पर जुडिशरी इसका कॉग्निजेंस तक लेने को तैयार नहीं है। दरअसल वो इस आरोप को मान ले रहे हैं कि ऐसा हुआ है। अब ललित की बेंच के बारे में एक पूरे देश में हंगामा हुआ, बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। सुप्रीम कोर्ट, ये संसद ने उसके खिलाफ उसको पलटते हुए कानून बनाया। लेकिन अब क्या SC/ST एक्ट के खिलाफ फैसला लिखने वाले उसी जजेज को SC/ST आरक्षण के खिलाफ अगर कोई केस आता है तो क्या उसकी सुनवाई करनी चाहिए? क्या उनको खुद को रिक्यूज नहीं कर लेना चाहिए कि नहीं, इस फैसले की सुनवाई मैं कैसे कर सकता हूं क्योंकि मुझ पर यह आरोप लग चुका है कि SC/ST एक्ट के खिलाफ मैंने फैसला लिखा है। कायदे से नैतिकता यही कहती है कि उस जज को SC/ST एक्ट के जुड़े हुए किसी भी मामले में सुनवाई नहीं करनी चाहिए। अब लेकिन जुडिशरी का जो कंपोजिशन है उसमें अब वो क्रिमिनल लॉयर हैं ललित, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट में बैठकर आरक्षण से जुड़े हर मामले की सुनवाई कर रहे हैं, जिन पर यह आरोप है कि SC/ST एक्ट को उन्होंने गलत तरीके से बदला और उसके खिलाफ संसद कानून बना चुकी है। लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट वो बैठते हैं और रोस्टर मामले में फिर से वो बेंच उन्हीं की बेंच में जाता है मामला, और वो बेंच फिर से फैसला देती है SC/ST OBC के खिलाफ, और उसके खिलाफ फिर संसद में HRD मिनिस्टर कहते हैं कि हम इसके खिलाफ अध्यादेश लाएंगे। तो क्या ये उचित है? क्या ये न्याय का तकाजा है कि एक व्यक्ति, एक जज जिस पर यह आरोप है कि वो SC/ST के खिलाफ ही फैसले लिखेगा, उसी को आरक्षण से जुड़े सारे मामलों की सुनवाई करने को दे दिया जाता है? तो आपको मालूम है उस केस में क्या होने वाला है इससे पहले कि उसकी सुनवाई शुरू हो। इस तरह से इंडियन जुडिशरी काम कर रही है। और आज अगर वो जुडिशरी कोशिश करे कि 5 जज के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच यूनिवर्सिटी रिजर्वेशन पर एक विचार करे और उसमें वो कोशिश करे कि एक SC और ST का एक जज उस बेंच में हो, जज अगर चीफ जस्टिस ये चाह कर भी ऐसी बेंच नहीं बना सकते हैं, क्योंकि इस समय सुप्रीम कोर्ट में
शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का कोई जज है ही नहीं, तो आपके खिलाफ ही फैसला इसलिए आएगा क्योंकि ऐसी ही बेंच बनेगी जिसमें कि अपर कास्ट के लोग होंगे। यूनिवर्सिटी रिजर्वेशन के मामले में 2 ब्राह्मण जजेस की बेंच को फैसला देने की जिम्मेदारी सौंपी गई और उन्होंने वही फैसला दिया। देखिए, इसमें एक प्रॉब्लम भी है, मैं एक जज हूं लेकिन मैं एक व्यक्ति भी हूं, मेरा एक परिवार भी है, मैं एक इस समाज में रहता भी हूं। अब अगर मुझे ये कहा गया कि आप आरक्षण से जुड़े मामले में फैसला दीजिए, तो फैसला देते समय क्या मुझे अपने रिश्तेदारों का ख्याल नहीं आएगा? क्या मुझे अपने जिन कम्युनिटीज़ में मैं रहता हूँ उसका ख्याल नहीं आएगा? इस तरह के चीज़ों को हेजिंग करने के लिए, इसका हेज करने का तरीका यही है कि जुडिशरी रिप्रेजेंटेड हो, उसमें तमाम तरह के लोग हों, ताकि जब वो फैसला देने से पहले आपस में बैठे। इंडिया में जूरी सिस्टम नहीं है, जूरी नहीं होता है, लेकिन जजेज आपस में बात करते हैं, तो कम से कम बात करने बैठे तो दूसरे पक्ष की बात करने वाला कोई आदमी तो हो। आज स्थिति यह है कि SC ST OBC से जुड़े हुए किसी भी मामले की सुनवाई करने के लिए जजेज ही नहीं है। इस तरह की जुडिशरी हमने बना दी, और वो इंस्टीट्यूशन है जो 3 इंस्टीट्यूशन को इस देश में डेमोक्रेसी को चलाने का जिम्मा था। वो इंस्टीट्यूशन भारत में इस तरह से काम कर रहा है कि लोगों का जो फेथ है जुडिशरी में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है कि अभी भी उसको होना चाहिए, उसको बचा रहना चाहिए। इस फेथ के बिना कोई इंस्टीट्यूशन काम ही नहीं कर सकता है। मुझे अगर पता हो कि मैं एक केस को लेके जाऊंगा और मेरे खिलाफ ही फैसला आएगा, और अगर मैं अपने आप को लेकर इतना श्योर हूं, तो वो इंस्टीट्यूशन अपनी जिम्मेदारी पूरा नहीं कर रहा है, वो उनका जो दायित्व है वो पूरा नहीं कर रहा है। इस वजह से भी जरूरी है कि भारत में जो एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है वो उस पर लोगों का फेथ हो। इसके लिए बहुत जरूरी है कि जुडिशरी में रिप्रेजेंटेशन हो, और मैं इसको एक लॉयर के प्रोफेशन की दृष्टि से देखता हूँ। अभी पिछले दिनों मेरी एक जगह बात हो रही थी पॉलिटिकल सर्कल में, और वहाँ पर यह हुआ कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक व्यक्ति के बेल का फैसला होना था, बेल का केस था, और लोग आपस में बात ये कर रहे थे कि अगर आप कोई ब्राह्मण जज रख लेंगे तो शायद आपको बेल मिल जाएगा, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक पूरा जो कंपोजिशन है वो इतना प्रकाश डोमिनेटेड है कि वहाँ पर आपको जो कोई भी बेंच बनेगी तो उसमें आपको ब्राह्मण जज होगा, और इसकी वजह से आपको अगर उसको फेवरेबल जजमेंट लेना है तो आपका लॉयर हो सकता है कि शेड्यूल कास्ट या OBC का लॉयर बहुत एफिशिएंट हो, सबसे अच्छे आर्गूमेंट लाए। वो हो सकता है कि यूरोप और अमेरिका के कोर्ट्स तक के को कोर्ट करे, सब कुछ करने के बावजूद वो जजमेंट नहीं ला पाएगा, क्योंकि उसको जिसके साथ नेगोशिएट करना है उसका एक कास्टिस्ट माइंडसेट के साथ वो काम कर रहा है, ऐसा लोगों को लग रहा है। और ये बहुत चिंता की बात है कि अगर हमें लगे कि एक केस में अगर मैं ब्राह्मण वकील कर लूंगा तो ये फेवरेबल जजमेंट ले आ सकता है, उसी आर्गुमेंट के साथ शेड्यूल कास्ट का एक लॉयर नहीं ला पाएगा, अगर ये मुझे लगने लगा है तो ये बहुत चिंता की बात है। ये इंस्टीट्यूशन को में बहुत सीरियस प्रॉब्लम की ओर ये इशारा कर रहा है, क्योंकि जुडिशरी कास्ट माइंडसेट के साथ काम कर रही है। लेकिन मैं हालांकि उतना मैं उसको रिड्यूस नहीं कर रहा हूं कि ब्राह्मण होगा तो शेड्यूल कास्ट के खिलाफ ही फैसला देगा, मैं इसको इतना लीनियर भी नहीं देख रहा हूं। उसके अंदर हो सकता है कि न्यायप्रियता हो, लेकिन वो सिद्ध नहीं है, साबित नहीं है आज की तारीख में कि वो इस तरह का फैसला देंगे। इसके लिए बहुत जरूरी है कि जुडिशरी में वो रिप्रेजेंटेड हो, ताकि लोगों का उस इंस्टीट्यूशन पर भरोसा हो और लोकतंत्र पे भरोसा हो। सारे इंस्टीट्यूशन जो है वो रिप्रेजेंटेड हों, वहाँ पर तमाम तरह के लोग। मैं इसको आपको एक और उदाहरण से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप एक कंपनी के बोर्ड रूम की कल्पना कीजिए, या एक न्यूज़पेपर के ऑफिस में न्यूज़ मीटिंग की कल्पना कीजिए। वहाँ पर सिर्फ मेल मेंबर्स हैं, सिर्फ पुरुष हैं। वो आपस में बातचीत करते हुए वो आपस में माँ बहन की गाली के साथ बात कर सकते हैं, और वो किसी नेता के बारे में उल्टा पुल्टा तमाम तरह की बात कर सकते हैं। अब आप उसी मीटिंग में एक महिला को इंट्रोड्यूस कर दीजिए, एक उस कंपनी के बोर्ड रूम में एक बोर्ड मेंबर आप कल्पना कीजिए कि महिला भी है, पूरी लैंग्वेज बदल जाएगी। उस पूरी मीटिंग में आपकी बाकी लोगों की भी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। इसी तरह आप अगर एक कंपनी के बोर्ड रूम में अगर एक मुस्लिम कोई अगर बोर्ड में मेंबर नहीं है, तो वो इंडिया पाकिस्तान वगैरह गपशप करते हुए चाय के समय जब वो डिस्कशन करेंगे तब वो मुसलमानों के बारे में जिस तरह से बात करेंगे, या अगर दलित नहीं है तो जिस तरह से दलितों के बारे में बात करेंगे कि इनएफिशिएंट होते हैं, कम काबिलियत है फिर भी आ जाते हैं, इस तरह के जो प्रश्न
आएंगे, वो सारे प्रश्न असल में तभी हल होंगे जब वो रिप्रेजेंटेशन का मामला हो। ये असल में किसी इंस्टीट्यूशन के सर्वाइवल का क्वेश्चन है और मैं इसको इसी रूप में देखता हूं। तो मुझे लगता है कि ये मीटिंग इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि हम लोग एक बड़े फिलोसॉफिकल क्वेश्चन को उठा रहे हैं कि ये मामला सिर्फ इतना नहीं है कि हमारे कुछ जजेज बन जाएं। हम भारत में डेमोक्रेसी को जिंदा देखना चाहते हैं, कामयाब देखना चाहते हैं। इसकी वजह से चाहते हैं कि जो 3 सबसे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें से एक इंस्टीट्यूशन जिसकी विश्वसनीयता इस समय पूरी तरह से खंडित हो गई है, इस पर क्वेश्चन उठ रहे हैं, अंदर से क्वेश्चन उठ रहा है, बाहर से क्वेश्चन उठ रहा है, और ये सारे प्रश्न हल हों इसके लिए बहुत जरूरी है कि अपनी पसंद से मैं अपने साला साहब को, जैसे एक अभी इस समय इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक सुप्रीम कोर्ट में जज हैं, वो अपने ब्रदर इन लॉ को जज बनाना चाहते हैं। और ये सारे किस्से मालूम है आप लोगों को, लॉयर्स अगर हैं तो आपको मालूम होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। तो ये मैं अपने साला साहब को जज बनाना चाहता हूं हाई कोर्ट में, ये प्रथा किसी भी तरह से बंद होनी चाहिए। ये इसने इंडियन जुडिशरी का बहुत ज़्यादा नुकसान किया है। वो पूरा इंस्टीट्यूशन असल में इस समय क्रैक्स आ गए हैं, उन क्रैक्स को भरने की जरूरत है। इसलिए जो जुडिशियल सर्विस कमीशन है, इसकी जो मांग है, इसमें एक पवित्रता है, इसमें उसको एक दार्शनिक ग्राउंड है और हम लोगों को उसी ताकत के साथ इस मुद्दे को उठाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी बातचीत को सुना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं द शूद्र। बहुजन समाज से जुड़ी तमाम खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे नए वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके।